दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंपैरिजन, यानी हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं किसके बीच में। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, और जो कॉस्ट से रिलेटेड जिसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉस्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसमें थियोरिटिकल जो पोर्शन है उसमें ये पूछा जाता है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये पूछा जाए आपसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का ये डिफरेंस देखो, डिफरेंस कराने के हमेशा मैं बताता रहता हूं आपको कि हमेशा तीन फायदे होते हैं। अगर नोट आ गए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप नोट लिख सकते हो, और अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस, यानी एक फायदा, दो फायदा, और अगर डिफरेंस पूछे तो ये वाला फायदा भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो उसने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। तो उसने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है, इज एन अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू विच organization keeps the track of various cost incurred इन द बिजनेस इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज करती है तो प्रोडक्शन करते वक्त काफी सारी कॉस्ट जो है ना वो इनकर्ड होती है, मतलब काफी सारी कॉस्ट लग जाती है। तो उस कॉस्ट की क्या करना, उसके रिकॉर्ड्स रखना, उसकी अकाउंटिंग करना हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। बात समझ आ रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइप की चीजें यहाँ पे होती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात तो मैं कर नहीं रहा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का डेटा रखेगी, यूनिट्स हो गया, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, इस टाइप की जो है ना सारी की सारी क्या रखेगा, ये डेटा मेंटेन करेगा। तो इसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द ट्रैक ऑफ वेरियस कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक है ना। चलो आगे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम that collects records of किसके रिकॉर्ड्स, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसका, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है। जबकि ये किसका करता है, कॉस्ट का, कॉस्ट यूनिट्स टाइप का ये करता है। ये आपका कंपनी का फाइनेंशियल जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारा ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आगे, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंपनीज एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट, ताकि ये आपको शो कर सके, डिस्क्लोज कर सके ट्रू एंड फेयर पिक्चर। क्या, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, जो आपकी एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन होगी कंपनी की एट अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है ना। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हो, तो ये 31 मार्च को आपको कंपनी की जो पोजीशन है ना, एक्यूरेट पोजीशन, वो आपको शो करता है। और वो कौन है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड जो है डेटा मेंटेन करके रखेगा, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड डेटा मेंटेन करेगा, और फिर कंपनी की एक्यूरेट फाइनेंशियल आपको क्या देगा, पोजीशन बताएगा एट अ स्पेसिफिक डेट। डन। यहाँ पे देखो हमने इस पर काफी टाइम लगाया स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन में। अब आगे चलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉक वैल्यूड होता है वो किस पे होता है, एट कॉस्ट, जिस पे खरीदा होता है वही, यानी एट कॉस्ट पे ये यहाँ पे वैल्यूड होता है। बट यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, या यहाँ पे लिख सकते हो आप NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, या कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लेस, यानी जो इन दोनों में से कम होगा वो मैं लूंगा। सपोज करो किसी प्रोडक्ट यानी किसी भी स्टॉक का कॉस्ट मान लो 40 है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 30 है, तो आप किसको लोगे फिर, 30 को। और अगर मान लो मार्केट वैल्यू मान लो 50 कर देता हूं, तो फिर किसको लोगे, फिर कॉस्ट को लोगे। क्यों, जो दोनों में से कम होगा। पहले जब मैंने 30 लिखा था तो 40 या 30 में से 30 कम है तो 30 लिया था मैंने, फिर NRV बोलो या मार्केट वैल्यू लो, ठीक है, वो मैंने बोल दिया। बट अगर कॉस्ट कम है तो फिर कॉस्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो स्टॉक जब भी वैल्यूड करते हैं ना, तो दो चीजों को देखना होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से कम कौन सा है। बट यहाँ पे ऐसा कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू की तो बात ही नहीं करनी, यहाँ पे किसको रखेंगे हम, सिर्फ कॉस्ट को। बात समझ में आ गया। उसके अलावा इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना लिखा हुआ है नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज मॉनिटरी इंफॉर्मेशन। यानी ये नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको मॉनिटरी टर्म यानी मनी की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, बताया जा सके, दिखाया जा सके, उनको तो करेगा। साथ ही साथ जो नॉन मॉनिटरी यानी जिसको मनी के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता, उनको भी ये बताएगा। यानी नॉन मॉनिटरी आइटम्स जैसे यूनिट्स की बात करते हैं कि मैंने इतने यूनिट्स खरीदे, तो उसकी भी अकाउंटिंग करता है। तो लाइक यूनिट्स इज आल्सो यूज्ड, यानी नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे यूज होगी। दैट इज आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है दैट इज इट डील्स विद, ये डील्स करता है मॉनिटरी आइटम्स के साथ साथ एज वेल एज नॉन मॉनिटरी आइटम्स। यानी मॉनिटरी इंफॉर्मेशन तो आएगी, नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कभी आपने फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसमें कभी आपने यूनिट्स का यूज नहीं किया, आपने याद रखना। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी आती है, जो आपकी मॉनिटरी इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ वही आती है। दैट इज ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड।
क्लियर हो गया, जाना मत। इसके बाद 4 पॉइंट और लिखूंगा, 3 से लेके 4 पॉइंट मैं अभी और लिखने वाला हूं, ताकि आपके पास डिफरेंस का भरमार हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा ज्यादा नंबर में आता है। क्लियर, चलो रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो मैंने कहा इसमें कॉस्ट लिखा हुआ है, तो कॉस्ट आर ब्रोकन डाउन ऑन अ यूनिट बेसिस। यहाँ पे कॉस्ट को हम यूनिट बेसिस पे क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं इसकी कॉस्ट की। यानी अगर 100,000 कॉस्ट आई है और उसमें आपने 50 यूनिट्स खरीदे, तो 1000 डिवाइड बाय 50, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई तो हमें पता चल जाती है यहाँ पे। क्लियर है ना, पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे पता चल जाता है। तो कॉस्ट होता है ना ब्रोकन डाउन होता है कैसे, ऑन अ यूनिट बेसिस, यानी यूनिट बेसिस पे हम इसको निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा यूनिट का कोई पंगा है ही नहीं। तो कॉस्ट अगर रिपोर्ट होगा तो एग्रीगेट बेसिस होगा, और एग्रीगेट मतलब होता है बच्चे टोटल, यानी कॉस्ट जो होगा ना वो टोटल बेसिस पे क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। क्लियर है, फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कॉस्ट टोटल होगा, यहाँ पे पर यूनिट बेसिस पे आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना, चलो अब आगे के ना 4 पॉइंट और या 3-4 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। तो आगे देखिए, अब अगला पॉइंट है आपका पर्पस, यानी इसका पर्पस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका काम है रिड्यूस करना कॉस्ट को और कंट्रोल करना कॉस्ट को, यानी रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। क्या है, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। जबकि फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है ना। मैंडेटरी अगर हम बात करें क्या इसको करना मैंडेटरी है, तो उसने बोला नहीं मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ ये उसी के लिए मैंडेटरी होता है जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है। क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करती है, बनाती है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए ये मैंडेटरी है, बाकी किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है ना। बट ये मैंडेटरी होती है सभी के लिए, ये मैंडेटरी है सभी के लिए, ये तो करना ही करना है। अगर मानो मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी है तो वो कॉस्ट के डेटा तो मेंटेन करेगी, साथ में ये भी बनाएगी। क्लियर हो गया ना, तो कॉस्ट किसके लिए मैंडेटरी है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए, बट ये सबके लिए है। ठीक है ना, आगे कॉस्ट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी कॉस्ट का यूज किया जाता है। तो अगर फाइनेंशियल देखो आपने पढ़ा हुआ है, इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है हमेशा। क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, है जिस कॉस्ट पे आपने से खरीदा होता है स्टार्टिंग की कॉस्ट, उस पे ये वैल्यूड होता है हमेशा, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट। जबकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी हो सकता है, और एज वेल एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड मतलब जिसको आपने पहले ही क्या है इसका अनुमान लगा लिया हो, निकाल लिया हो, ठीक है ना, तो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पे भी ये आपका होता है। तो हिस्टोरिकल एज वेल एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, बट यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट है। लास्ट पॉइंट, फोरकास्टिंग, किसका आप पूर्व अनुमान लगा सकते हो। तो उसने बोला यहाँ पे फोरकास्टिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर आपका बजटिंग है, जहाँ पे आपको बजटिंग टेक्निक सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है, बजट एक चैप्टर आएगा जहाँ पे बजटिंग टेक्निक सिखाई जाती है, और ये साफ साफ कहता है, बजटिंग टेक्निक साफ साफ बताती है कि आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, यानी कैसे पूर्व अनुमान लगा सकते हो आने वाली चीजों का। बट अगर हम फाइनेंशियल, अगर आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो यहाँ पे फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे तो अच्छे खासी फोरकास्टिंग आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, फोरकास्टिंग नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया, तो हमने देखो 8 पॉइंट कर लिए, होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।